वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं। तो बेसिकली आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो आप लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस करवा रहा हूँ आप लोगों का, बट एक्चुअली क्लास 11th में हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, अपना स्पीड हमें स्लो ही रखना होता है बेसिकली इनिशियल स्टेज में, अगर मैं बात करूँ। बिकॉज क्लास 10th की तरह नहीं है क्लास 11th में तुमको हर एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर तुमको करना होता है, और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए तुमको टाइम ज़्यादा लगता है और तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट इट डजेंट मीन कि तुम्हारा यहाँ पर लॉस हो रहा है या फिर तुम लोगों के साथ compete नहीं कर पाओगे। इट डजेंट मीन लाइक दैट। जितना तुम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से थोरोली पढ़ोगे समझोगे, उतना ही फ़ायदा तुमको क्लास 12th में होगा और एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इधर 0.1% भी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो वो 0.1% तुम्हारा रैंक को कम करने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए अगर तुमको लगता है कि पेस थोड़ा ज़्यादा कम हो चुका है, सो डोंट वरी। बस तुम अपना जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक चैप्टर का एकदम थोरोली समझते जाओ। रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बस न्यू चैप्टर्स पे चैप्टर्स ख़त्म करे जा रहे हो लेकिन रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जितना पढ़ोगे उतना ही आपको आज रिवाइज़ भी करना होता है। ठीक है, तो हमारा फिज़िक्स का एक चैप्टर तो यू कैन से ख़त्म हो चुका है। अब केमिस्ट्री का ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तुम्हारे लिए अभी के लिए। फिर बाद में और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे, इक्विलिब्रियम वाले है ना, थर्मोडाइनमिक्स वाले आएंगे। तो भाई साहब इन सब चैप्टर्स में भी आपका जो है टाइम लगेगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग हुआ तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है, या फिर यू कैन से कि मोल कॉन्सेप्ट की मदद से तुम अच्छे खासे मार्क्स तुम ला पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छा करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ फार्मूलेज देखे थे कि अगर कोई गिवन सैम्पल हो, ठीक है, अगर एक सैम्पल का मॉलिक्यूल हमें पता हो तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के कितने मोल्स होंगे वो हम निकालना जानते थे यूजिंग दिस फार्मूला। मोल्स ऑफ एनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज़ नथिंग बट एटोमिसिटी ऑफ दैट एंटिटी इन दैट मॉलिक्यूल इनटू मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली कुछ फार्मूलेस मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने करवाए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवा नहीं पाऊँगा बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने के चक्कर में हमारा क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बेसिकली एक और सीरीज़ स्टार्ट होगा, ठीक है, 11th के बाद एडवांस का सीरीज़ स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अभी के लिए बोर्ड्स लेवल में आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें मैं एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करवाऊँगा, मतलब करवाऊँगा क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड आउट द वेट लॉस ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्लास 10th में आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद तो होना चाहिए। फाइंड आउट द वेट लॉस ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब तुम वॉशिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होगा। अगर तुम्हारे 10th के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है तो तुमको पता होगा कि वॉशिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको बताओ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो आपका उड़ जाता है। ठीक है, वेपराइज हो जाता है। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ
इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं आपको, तो आपको याद आ जाएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो बेसिकली जब तुम इसको हीट करते हो तो ये जो 10 H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये आपका वेपोराइज होकर उड़ जाता है। ठीक है, मतलब इस वाले सॉल्ट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली Na2CO3.10H2 आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सॉल्ट है तो सॉलिड फॉर्म में रहता है। और इसको जब तुम हीट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली Na2CO3 और आपका 10 H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और ये आपका वाटर वेपर बन के वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली, अगर आप टेस्ट ट्यूब में इसको कर रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था क्लास 10th में ही, है ना, अगर आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर से रिवाइज आपको मैं करवा देता हूँ अभी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा थोड़ा सा बेसिक। अब हमें बताया गया है कि जब तुम इसको हीट करते हो कि तो कितना ज़्यादा इसका वेट लॉस होता है। अब ज़रा देखो, पहले इसका वेट क्या होगा, पहले इसके वेट में हमें 10 H2O मॉलिक्यूल का वेट इसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, Na2CO3 के मास के साथ या फिर मॉलिक्यूलर वेट के साथ कह सकते हो। लेकिन जब तुम इसको हीट करोगे तो Na2CO3 अलग और 10 H2O मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। इसका मतलब इस सॉल्ट में से इतना मॉलिक्यूल आपका हट जाता है। तो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं 10 H2O मॉलिक्यूल का, तो वही होता है हमारा वेट लॉस। सिंपल। तो बेसिकली आपको लिखना होगा कि वेट लॉस इक्वल टू मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 10 H2O मॉलिक्यूल्स। कैसा मास, यहाँ पर हम मोलर मास की बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन आपको 1 मोल ही मानना है। ठीक है, फिलहाल के लिए। तो मास ऑफ 10 H2O मॉलिक्यूल्स कितना होता है। अब मुझे बताओ एक H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 10 का कितना होगा, 180 ग्राम्स। एंड दिस इज़ द वेट लॉस। ठीक है, दिस इज़ द वेट लॉस। तो इतना वेट आपका लॉस हो जाएगा जब तुम वॉशिंग सोडा को हीट करोगे। ठीक है, बिकॉज वॉशिंग सोडा का जो टोटल वेट है उसमें से 180 ग्राम इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका टोटल वेट कितना है, 3 नहीं, इसमें कितना हो जाएगा, बेसिकली कार्बोनेट और इसका मिलाकर 56 प्लस 12 प्लस 16 3 48 प्लस 180 कुछ आएगा। तो इसमें से ये वाला 180 जो है वो कम हो जाएगा, तो इतना वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर ये 10th का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अगर आपका 10th का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निपटा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था भाई लास्ट क्लास में, हमने क्या स्टार्ट किया था बेसिकली। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से इसको थोरोली आपको समझना है। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, और इसको हम शॉर्टकट में EF भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के लिए एब्रीविएशन में यूज़ करता हूँ इसका EF। ठीक है, EF। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई EF क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है डिफरेंट एटम्स का, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताता है। ठीक है,
तो डेफिनेशन क्या होगा, ये आपने अच्छा आप लोगों का तो डिलीटेड हो गया ना, हाँ हाँ क्या ही कर सकते हैं, क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया था। द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो होता है बेसिकली, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ different elements present in one molecule of the substance। ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आता है कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, स्कूल के एग्ज़ाम्स में अगर आता है तो फिर भी याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, या फिर खुद बना के भी लिख सकते हो, क्या पता, याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसके बाद आपको एक और बात याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको थोड़ा डेफिनेशन याद रखना है एक ही साथ। ठीक है, इन दोनों को एक ही साथ पढ़ाना, मतलब पढ़ाते लोग एम्पिरिकल के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन एक साथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको तुम शॉर्टकट में M.F लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन इज़ ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि ये फार्मूला आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, जबकि जगह तो होगा नहीं यहाँ पर ना, अच्छा छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा बस। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट क्या क्या कितने एटम्स हैं वो बताता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला आपको बस सिंपलेस्ट रेशियो बता देता है। ठीक है, अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, तो इसको थोड़ा फिर से नॉर्मल साइज़ लेके आता हूँ। हाँ, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस होगा ये कि यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बताएगा, ये बताएगा आपको एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ये बताता है, कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो बताएगा, और एम्पिरिकल फार्मूला बस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको बता देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, ग्लूकोज का एग्जांपल लोग ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपको बताएगी एग्जैक्ट 6 कार्बन के एटम से, 12 हाइड्रोजन के एटम से और 6 ऑक्सीजन के एटम से। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पर है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो होता है, एक्चुअली इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। ठीक है, CH2O होता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, EF लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये आया कैसे। ठीक है, तुम्हें लग सकता है कि ये आया कैसे, हाउ, मतलब इसको हमने लिखा कैसे। तो बेसिकली होता ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, करके हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है,
और बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब तुम इस n से डिवाइड कर देते हो तब तुमको मिल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई ये n क्या है, भाई कब से सुन रहा हूँ n है, ये n क्या चीज़ है। तो n निकालते कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो साइड में। तो बेसिकली n कैसे निकालते हैं, n निकालने का फॉर्मूला है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका वेट आपको निकालना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको एम्पेरिकल फार्मूला का वेट के साथ, एम्पेरिकल फार्मूला के वेट के साथ, ठीक है। आपको मैं करके दिखाऊंगा, देखो ये बस याद रखना। अब जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल ही देख लो, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका वेट निकालो, और ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका वेट निकालो, डिवाइड कर दो, तुमको n मिल जाएगा। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है आपका 6। कैसे निकाल के देखो, देखो जैसे कि यहाँ पर n फॉर एग्जांपल हियर n हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट। ग्लूकोज का वेट कितना होता है भाई, 180 होता है, ठीक है, याद रख सकते हो। और CH2O का कितना होगा, कार्बन 12, इसमें 14 30 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो 6 हो जाता है। तो बेसिकली ग्लूकोज के केस में n जो होता है वो 6 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तुम u भी मान सकते हो, ग्राम भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन u ग्राम कुछ भी मानो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस n से तुमको जितने भी है इन सबको डिवाइड कर देने, n से 6 को डिवाइड, सॉरी n मतलब 6 से तुमको 6 को डिवाइड कर दो, 12 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 को 6 से डिवाइड कर दो, क्या रह जाएगा 1 2 1। ये आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो बेसिकली ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना होगा कि n कैसे निकालते हैं, बिकॉज n अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है भाई, सोचता हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया मतलब बस आप समझ जाओ बस, तो थोड़ा सा ढूंढता हूँ भाई क्वेश्चन अच्छा सा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो एम्पिरिकल फार्मूला का एग्जाम्पल कहाँ है भाई, एम्पिरिकल फार्मूला का एग्जाम्पल है क्या यहाँ पर, इस बुक में है क्या, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा भाई। हाँ मिल गया, क्वेश्चन तो मिल गया है। टंग टंग टंग, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन ही आप कर सकते हो। ये तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, रुको, परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैं आपको एक करवा के, एक काम करते हैं, रुको, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक काम करता हूँ। बेसिकली ये तो आपका एक मेथड होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का। कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेजेस भी गिवन होते हैं, तब आपको कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया है, वो आपको मैं करवाता हूँ अभी, ठीक है, जिसमें परसेंटेजेस गिवन होंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बस हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन यहाँ, रुको, क्वेश्चन जैसे कि एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड
sorry, inorganic is an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gave the following percentages. Percentage composition. कार्बन इसमें है 40.687%, हाइड्रोजन है 5.085% और ऑक्सीजन है 54.228%। ठीक है, परसेंटेजेस गिवन है, फिर आपको कैसे निकालना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आपको बताता हूँ। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड is given as 118. ओके, मॉलिकुलर वेट यू में होता है। कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। बताइएगा कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, पहला क्वेश्चन एक करवा दूंगा, बाकी आप खुद कर पाओगे, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, बाकी आप आराम से कर लोगे। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है कंपाउंड का वो गिवन है, तो आपको क्या चाहिए, n चाहिए होगा, बिकॉज बिना n के आप एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड गिवन है। फार्मूला क्या था n निकालने का, कि मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से निकला हुआ वेट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन में गिवन है 118। आपको अभी क्या निकालना होगा, n निकालना होगा इस वाले गिवन इन्फॉर्मेशन परसेंटेजेस से, ठीक है। निकालने के बाद आप क्या करेंगे, निकालने के बाद अच्छा देखो n निकालने का टेक्निक क्या है, n निकालने का टेक्निक है आपको एम्पेरिकल वेट चाहिए होगा। ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कोई मेथड नहीं है इसको निकालने का डायरेक्ट। हमें इस परसेंटेजेस से सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला पता लगाना होगा। एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा तो आपको उसका मास निकाल सकते हैं आप, एम्पेरिकल वेट जिसे हम कहेंगे, डिवाइड करके आपको n मिल जाएगा, और n मिल गया तो आप आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, लेकिन जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा हो जाएगा। तो देखिए ज़रूर को कैसे करना है। टेबल बनाना होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना टेबल बनाना होता है। एक बड़ा सा टेबल बनाइए, ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा इधर लेके जाता हूँ, चलो। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा ज़रूर, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन है, तो वही आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो कार्बन का एक कॉलम बना लीजिए, सॉरी कॉलम नहीं, रो बना लीजिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रो बना लीजिए। तो पहले लिखिए कार्बन, फिर लिखिए हाइड्रोजन, फिर लिखिए ऑक्सीजन। अब बेसिकली आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको क्वेश्चन में कितना परसेंटेज है इनका वो आपको लिखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखना होगा। कभी कोई परसेंटेज की जगह पर मास भी गिवन होगा तो मास आपको लिखना होगा, ठीक है। टेक्निक सेम है दोनों के लिए, आपको मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको परसेंटेजेस लिखनी होंगी, थोड़ा जगह रखता हूँ बिकॉज बड़े बड़े परसेंटेजेस हैं, लिखने में थोड़ा जगह लगेगा। ओके, अब देखिएगा क्या करना है, परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज लिख लेते हैं इनका। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है क्वेश्चन में, 40.687%, हाइड्रोजन का 5.085% और ऑक्सीजन का 54.228%, ठीक है। परसेंटेज लिख लिया है, ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम है ये आप लिख भी सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है, क्या कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट,
जो एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है उनका एटॉमिक मास। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड्स में चाहिए तो, स्कूल के एग्ज़ाम में चाहिए तो लिखना तो आपको पड़ेगा। एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है, जगह नहीं होगा मास लिखने का, इसलिए एटॉमिक वेट लिख दिया। तो एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट क्या है एलिमेंट का? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आप लिख भी सकते हैं फिर मन ही मन, अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे निकालते हैं भाई, बताऊंगा, सब बताऊंगा, पेशेंस रखना है, ठीक है। देखिए, रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने का टेक्निक होता है कितना परसेंटेज गिवन है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन में इतना परसेंटेज गिवन है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर क्वेश्चन में परसेंटेज के अलावा मास गिवन हो तो क्या करना है? सेम टेक्निक है, मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इसका कितना हो जाएगा? 40.687 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाता है? बेसिकली इट इज़ 3.390। इसके बाद इसका हाइड्रोजन का तो सेम ही रहेगा, 5.085 डिवाइडेड बाय 1 तो 1, तो बेसिकली नो चेंज, 5.085। इसके बाद इसका डिवाइड करो, 54.228 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइड करेंगे तो आता है 3.389। अब क्या करना है? अब याद रखना है, अब आपको लिखना है स्टैंडर्ड मास एटॉमिक नंबर रेशियो, ठीक है, स्टैंडर्ड मास एटॉमिक रेशियो। मास एटॉमिक रेशियो, ये कैसे निकालेंगे बताता हूँ। अब क्या करना है, जब आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, इनमें सबसे छोटा वैल्यू जो आएगा, उसको आपको फिर से इन सब से डिवाइड करना है। अब देखो, इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? ये वाला सबसे छोटा वैल्यू है, इसको आपको इन तीनों से डिवाइड करना है फिर से। देखिए कैसे, 3.390 डिवाइडेड बाय 3.389, समझे कितना आएगा? बेसिकली 1 आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है, ठीक है। इसके बाद 5.085 डिवाइडेड बाई सबसे छोटा वैल्यू 3.389 आता है 1.5। इसके बाद 3.389 डिवाइडेड बाई इसके साथ फिर से 3.389 इज़ 1। समझे क्या किया? सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाला, इनमें सबसे छोटा जो आता है इसको फिर से इन सब तीनों से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबसे छोटा ये आया तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया और खुद से भी डिवाइड कर दिया। ये आपका स्टैंडर्ड मास एटॉमिक रेशियो। अब आपको इसका सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना होगा। इसको सिंपल या फिर सिंपलेस्ट भी लिख सकते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर में आपको एटॉमिक रेशियो लिखना होगा अभी होल नंबर में। तो बेसिकली 1 तो होल नंबर है, 1.5 को होल नंबर करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है? 3 बन जाता है होल नंबर। तो 2 से मैंने तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करके सबको होल नंबर बना दिया। ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। अब ये जो आपको मिलेगा ये है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो।
और सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताएगा। कैसे, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 3 होंगे, ऑक्सीजन 2 होंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। अब तुम सोचोगे कि भाई ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जी नहीं, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, बिकॉज यहाँ पर आपका ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। रेशियो जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब इसमें हो सकता है कि इसमें कार्बन 4 है, इसके बाद ये आपका हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 4, ऐसा भी बन सकता है। या फिर कार्बन 6, हाइड्रोजन आपका 9, ऑक्सीजन 6, ऐसा भी बन सकता है। ये बस आपका रेशियो है, ठीक है, ये आपका बस रेशियो। अभी दो में अभी ये इंटू 2 हो सकता है, सब में इंटू 2 हो सकता है, सब में इंटू 5 हो सकता है। तो ये बस रेशियो है। तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला क्यों चाहिए था, एम्पेरिकल फार्मूला के बिना आप एम्पेरिकल वेट नहीं निकाल पाएंगे, और एम्पेरिकल वेट के बिना आप एन नहीं निकाल पाएंगे, और एन के बिना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया है, तो एम्पेरिकल वेट भी तुम निकालो सिंपल से। ठीक है भाई, एम्पिरिकल वेट क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 24 24 और 3 27 27 और यहाँ पर 32 27 और 32 सॉरी 59 बेसिकली ये है आपका एम्पिरिकल वेट, ठीक है। ये आपका एम्पिरिकल वेट है। अब हमें एन निकालना होगा बेसिकली, ठीक है। अभी हमें एन निकालना होगा, तो एन निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन ही था, 118 सॉरी 18 नहीं, डिवाइडेड बाय 59, तो ऑब्वियसली 2 से चला जाएगा ये, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया 2, और n का वैल्यू 2 आ गया है। अब आप क्या निकाल पाएंगे भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, बिकॉज आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ, जिससे कि आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नाउ एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फॉर्मूला है तो मैं इसको पहले भी यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। मैं साइड में लिख देता हूँ छोटा करके कि एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, और बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला। बस छोटा सा फार्मूला है, ये आपको याद रह जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा, एम्पेरिकल फार्मूला लिखना होगा। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है C2H3O2। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें, एटम्स में। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली इट विल बी C4H6O4 एंड दिस इज़ योर आंसर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा उस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इट विल बी C4H6O4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली परसेंटेजेस अगर गिवन होंगे तो आपको सबसे पहले टेबल बनाने होंगे। सबसे पहले परसेंटेज लिखो क्वेश्चन में जो गिवन है, एटॉमिक वेट लिखना ज़रूरी नहीं है अगर आपको याद है। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालो, फिर इसका स्टैंडर्ड मास एटॉमिक रेशियो निकालो, फिर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में तब्दील कर दो। ये जो आपको मिलेंगे ये आपको एम्पेरिकल फार्मूला बना देंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला से आपको एम्पेरिकल वेट निकल जाएगा। फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ओके, तो मैंने बस एक ही क्वेश्चन करवाया है, बिकॉज बाकी अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है टेक्निक, तो बाकी आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, ठीक है।
चलो, टेक्निक सबका सेम ही है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं और एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपने क्लास 9th में भी आई गेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में है शायद ये, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में तो नहीं होगा। हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ही होगा बेसिकली ये, ठीक है। उसमें आपने शायद से एटॉमिक मास पढ़ा होगा, एवरेज एटॉमिक मास, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर में था, मैं भूल गया भाई। जो भी हो, जिस चैप्टर में था, अगर आपको पता है तो होगा किसी न किसी चैप्टर में। तो बेसिकली अगर आपको आता है तो वेरी गुड, अगर आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। एवरेज, अरे ये क्या हो गया? एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्टकट में AAM भी बोल सकते हैं, ठीक है, AAM। चलो, तो भाई ये तो बचपन वाला है जो हमने पढ़ा था, फिर भी बता देता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है, इसको यूज़ क्यों किया गया था, ये समझना पड़ेगा आपको। बहुत लोग समझते हैं कि एवरेज का मतलब वही एवरेज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग केस है। एवरेज का मतलब यहाँ पर एवरेज करना नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। एवरेज एटॉमिक मास हम उन एटम्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका आइसोटोप होता है बेसिकली। बिकॉज देखो, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है Cl35, एक है Cl37। अब भाई साहब युद्ध हो जाएगा कि भाई Cl35 को हम अपना एटॉमिक मास माने या 37 को अपना एटॉमिक मास माने, ठीक है। तो भाई यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो युद्ध शुरू करने से पहले ही लोगों ने बोला कि भाई देखो, अगर हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल ले तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, ना तुम्हारा ना मेरा। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस ये चेक किया कि Cl35 का एबंडेंस कितना है और Cl37 का एबंडेंस कितना है। एबंडेंस का मतलब कि नेचर में कितना पाया जाता है, कितने मात्रा में, कितना परसेंटेज में पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है इसके बाद एक डायरेक्ट फार्मूला कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन जाता है एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। अब जितना आइसोटोप्स होंगे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबंडेंस, फिर प्लस, ठीक है, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। जगह होगा क्या यहाँ पर, देखते हैं, जगह तो नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको तो जगह तो हो नहीं रहा इसमें, क्या करें, फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज एबंडेंस प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड आइसोटोप, अब होगा क्या,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको तो फिर चलो भाई, जैसे तैसे इसको हमने एडजस्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, मैं क्लोरीन का आपको निकाल के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। एग्जाम्पल, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो बेसिकली क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। पहला आपका क्लोरीन का आइसोटोप है Cl35 और दूसरा है Cl37। Cl35 मात्रा में पाया जाता है 75% इन नेचर, और Cl37 25% इसका एबंडेंस है, नेचर में पाया जाता है। तो बेसिकली आइसोटोप 1 का एटॉमिक वेट कितना है 35 इंटू इसका एबंडेंस कितना है 75, प्लस दूसरा आइसोटोप का एटॉमिक वेट है 37 इंटू इसका एबंडेंस कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिकली इट विल बी 35.5 U। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास जो है ये आपको कुछ ऐसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो एवरेज एटॉमिक मास आपका कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। आयरन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं बेसिकली। ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं, 54, 56, 57 या 56, 54, 56 एंड 57 आई गेस। वेल कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो हमें निकालना आता है। एग्जाम्पल भी हमको दिखाया मैंने। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। ट्राई करो, देखिए इसका सल्यूशन कैसा होता है। एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, X20, X21, X22। द परसेंटेज एबंडेंसेस आर गिवन एज वेल, 90% है, सिर्फ एक का गिवन है। ठीक है, X20 का सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एबंडेंस गिवन है, हमें बाकियों का भी निकालना होगा। और एवरेज एटॉमिक मास गिवन है एलिमेंट का 20.11 U। हमें X21 का परसेंटेज एबंडेंस निकालना है। ठीक है, तो दिमाग लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि लेट द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ X21 इज़ अल्फ़ा परसेंटेज। ठीक है, और X नहीं ले रहा हूँ, अल्फ़ा ले रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि X21 का एबंडेंस का परसेंटेज है X नहीं, अल्फ़ा परसेंटेज, और X20 का 90%। तो हम गणित लगाकर, थोड़ा मैथ्स लगाकर ये बता सकते हैं कि X22 का भी परसेंटेज एबंडेंस कितना होगा। तो देखिए, अगर X20 का 90% है और X21 का अल्फ़ा परसेंट है, तो क्या तुम बता सकते हो कि X22 का कितना परसेंट होगा। थोड़ा मैथ्स लगाते हैं। 90 इतना है, ठीक है, X20 का 90% ऑलरेडी है, तो बाकियों का क्या होगा, बाकियों का 10% होगा मिलाकर। ठीक है, टोटल कितना होगा 100% एबंडेंस। तो 100% में से X20 का ऑलरेडी 90% है, इसका मतलब बाकी का जो 10% होगा वो बचा कुचा 21 और 22 को मिलाकर होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या मान लिया कि भाई X21 का अल्फ़ा परसेंटेज है। ठीक है, तो X22 का कितना होगा, तो मैं ऐसे समझ सकते हो इसको कुछ ऐसे कि परसेंटेज ऑफ X20 परसेंटेज ऑफ X21 प्लस परसेंटेज ऑफ X22 मिलाकर कितना होगा 100% एबंडेंस।
इसमें से ये कितना है 90% प्लस 21 का कितना माना हमने अल्फ़ा प्लस इसका नहीं पता रहने दो x22 इक्वल्स टू 100%। ठीक है, अब इस सब को उस तरफ लेके जाते हैं तो अल्फ़ा परसेंटेज इक्वल्स टू सॉरी अल्फ़ा नहीं x22 का परसेंटेज एबंडेंस होगा 100% माइनस 90% माइनस अल्फ़ा परसेंट। ठीक है, परसेंटेज हटा देते हैं अभी के लिए, नहीं तो दिक्कत होगा कैलकुलेट में। 100 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज। ठीक है, तो 100 माइनस क्या बोलते हैं इसको, 100 माइनस 90 इज़ 10 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज। थोड़ा सा मैथ्स लगाकर हमने ये निकाल लिया कि x22 का कितना परसेंटेज एबंडेंस होगा 10 माइनस अल्फ़ा। क्यों? बिकॉज x20 x21 x22 इन सब का परसेंटेज एबंडेंस मिलाकर 100% होगा। इसमें से ये क्वेश्चन में गिवन है 90%, इसका वाला हमने अल्फ़ा परसेंटेज मान लिया तो इसका कितना होगा हमने निकाल लिया 10 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज होगा। सो देन percentage abundance of x22 will be 10 minus alpha percentage। और बाकी हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। इसके बाद अब क्या करना है देखिए, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अरे सॉरी यहाँ पर एटॉमिक मास लिख दिया, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास होगा। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, याद है अभी तो बताया है। क्या होता है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो बेसिकली एटॉमिक मास कितना है 20 21 22, तो 20 का परसेंटेज एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 90 प्लस दूसरा कितना है 21 और 21 का परसेंटेज एबंडेंस कितना लेट किया था हमने अल्फ़ा प्लस 22 इंटू इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना आया 10 माइनस अल्फ़ा, तो 22 इंटू 10 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 20.11, तो सब्सटीट्यूट कर दो इस वैल्यू को। 20.11 इंटू 100 को सिर्फ लेकर आया मैं इक्वल्स टू 20 इंटू 90 1800 प्लस 21 अल्फ़ा प्लस 220 माइनस 22 अल्फ़ा। सिंपल मैथमेटिक्स। और इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पॉइंट हट जाएगा, तो 2011 माइनस 1800 इक्वल माइनस 220 इक्वल्स टू 21 माइनस 22 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली देखें 2011 अच्छा 1800 और 220 प्लस करते हैं पहले तो 2020 अच्छा नाइस 2011 माइनस करते हैं 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 9 आएगा -9 और इसमें अल्फ़ा आ गया, तो बेसिकली अल्फ़ा आ गया 9%। अल्फ़ा आ गया 9%। एक और नोट आपको याद रखना है कि जैसे हमने इस क्वेश्चन में परसेंटेज एबंडेंस निकाल लिया, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एवरेज एटॉमिक मास इज़ गिवन देन वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट ऑलवेज। ठीक है, नोट ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकाल लिया परसेंटेज एबंडेंस, क्योंकि एवरेज एटॉमिक वेट या फिर मास गिवन था क्वेश्चन में, तो ये हमेशा हम निकालने ही पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन में हम ऐसा कर पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक नोट मैंने आपको बता दिया है। ये मत सोचना कि भाई अगर परसेंटेज एबंडेंस हमें निकालना है और एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है तो हम हमेशा निकाल पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। इट इज़ नॉट befitting in all cases. Okay, then comes average molecular weight. क्या होता है average molecular weight? Let's see.
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है देखते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसा है। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ द एवरेज मोलर मासेस, इट इज़ द एवरेज मोलर mass of the different substances present in the sample। और बेसिकली ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये गैसियस मिक्सचर में ज़्यादा यूज़ होता है, गैसेस के केस में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसा है वो भी देख लेते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सब्सटेंस वन इंटू मोलर मास, मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा रुको, इसको पहले लिखो, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। फिर हम लिखेंगे टोटल वेट में कैसे निकालते हैं। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि वेट ऑफ द सैंपल। ठीक है, यहाँ से मैं मोलर मास क्या बता सकता हूँ, मोलर मास मैं ये लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोल्स। ठीक है, तो बेसिकली मोलर मास इज वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोल्स। तो वही हमने किया, वेट ऑफ द टोटल सैंपल, टोटल वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मोलर मास को आप एक और नाम से भी पुकार सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं? जी हाँ, तो ऐसे टेक्निक से हमने इसको ऐसे लिखा। अब बेसिकली टोटल वेट को आप लिख सकते हैं, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास। ठीक है, टोटल वेट N1 M1 मतलब मोल्स ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस प्लस मोल्स ऑफ सेकेंड सब्सटेंस इंटू मोलर मास ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, ऐसे करते करते प्लस होता जाएगा ये, जब तक चाहो जितने सब्सटेंसेस होंगे उतना तक प्लस होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स जो कि होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर N क्या है और M क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। Here N means moles, here N means moles और M मतलब है मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास लिख देता हूँ।
सो बेसिकली दिस इज़ योर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला. ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. और ज़्यादातर ये गैसियस सैम्पल में ही यूज़ होता है. ये जो मोलर मास है ये बेसिकली गैस 1 का है, गैस 2 का है, गैस 3 का है. मोल्स ऑफ गैस 1, गैस 2, गैस 3. ओके, सो बेसिकली एवरेज मॉलिक्यूलर मास कुछ ऐसा होता है. जैसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन है कि कुछ मोल्स हाइड्रोजन का ले लिया, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का ले लिया, एक कंटेनर में एक सैंपल ले लिया, तो उनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वो तुम निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन अगर हम करें, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इन ए मिक्सचर if 10 moles of hydrogen gas and 15 moles of oxygen gas are taken, then find average molecular weight. Average molecular weight. ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस into molar mass of first gas plus moles of second gas into molar mass of second gas divided by total moles. पहले वाले गैस का मोल 10 और मोलर मास 1 इंटू 2 2 प्लस दूसरे गैस का मोल्स 15 और मोलर मास 16 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 15. 20 प्लस 32 इंटू 15 कितना होता है देखते हैं. 480. 500 हो जाएगा ऊपर और नीचे 25. तो बेसिकली हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 25. इट इज़ नथिंग बट 20. ओके, सो 20 इज़ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास. ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा वेट. इसका यूनिट होगा यू. ओके, यूनिट लिखना भी ज़रूरी है. एक्चुअली तुम इसको मोलर मास ना लिख के मॉलिक्यूलर मास ही लिखो या फिर मॉलिक्यूलर वेट ही लिखो. ठीक है, इट विल बी बेटर बिकॉज ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास का यूनिट लोग यू ही मानते हैं, AMU या फिर यू मानते हैं. तो इसीलिए मोलर वेट ही लिखना यहाँ पर अच्छा होगा. ठीक है, वैसे मोलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई अंतर नहीं है वैल्यू में. मैग्नीट्यूड इज़ द सेम बट यूनिट इज़ डिफरेंट. ठीक है, लेकिन जब तक मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी यूनिट आप लिख सकते हैं. ओके, चलो, ये था एवरेज मॉलिक्यूलर मास. एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही तुम किसी का भी एक गिवन सैंपल में तुम निकाल सकते हो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे. डेंसिटी, इसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी के बाद बेसिकली जो बाकी रहेगा. और कुछ बाकी है क्या डेंसिटी के बाद? डेंसिटी के बाद और कुछ तो रहता नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करेंगे. स्टोइशियोमेट्री में हम ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. देखने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन देखेंगे, परसेंटेज यील्ड देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे खासे. फिर हम आ जाएंगे अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में. कंसंट्रेशन टर्म्स में आने के बाद हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन,
फिर आपके परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म्स, पीपीएम, पीपीबी, फिर आपके नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम बात करेंगे। बेसिकली नॉर्मेलिटी आपके बुक में एनसीईआरटी में है कि नहीं, आपको थोड़ा चेकआउट करना होगा, शायद है, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगा बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने होंगे, इनके पीछे का लॉजिक समझना होगा और बस आपका खेल यहाँ पर ही बन जाएगा। इसीलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।